This conference will now be recorded. हमने लास्ट टाइम डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़े थे। अब हमने उन मेथड से क्वेश्चन करने हैं। डेप्रिसिएशन के मेथड में हमने एक मेथड पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्शन मेथड और यूजेज मेथड। एक शख्स का मैसेज मिला है कि सर डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन एक दफा रिपीट कर दें। मेरे भाई, इसको अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे जैसे एसेट ओवर द टाइम इस्तेमाल करते जाते हैं वैसे वैसे एसेट डेप्रिशिएट होता जाता है। जैसे जैसे हम एसेट इस्तेमाल करते जाते हैं वैसे वैसे एसेट डेप्रिशिएट होता जाता है और हम उस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके होगी बात। और एक सिस्टमैटिकली या एक फार्मूले के तहत ये काम करते हैं जिसे हम कहते हैं a systematic allocation of depreciable amount over its useful life of an asset। कुछ लोगों का ये क्यूरी भी मिल रही है कि कॉस्ट जो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिए थे वो भी करवा दूं, वो हम एंड पे देखते हैं। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसको देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ओके की बात। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर या इसका एक और नाम भी होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर हमने डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट गिवन होती है या हम कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट गिवन होती है या फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा कॉस्ट कैसे फाइंड की जाती है। सपोज फॉर 50,000 हमारे पास किसी एसेट की कॉस्ट है और 50,000 उसने हमें बता दिया कि रेजिडुअल वैल्यू 4,50,000 एक एसेट की कॉस्ट है, हमने फाइंड की या गिवन थी, और 50,000 एसेट की रेजिडुअल वैल्यू है या आफ्टर द लाइफ वो 50,000 का बिक सकता है। यूजफुल लाइफ हमारे पास है 8 years। फाइंड depreciation
for 3 years under straight line method. वो कहता है कि इस डाटा में से मुझे 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या है जनाब? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ये मेथड है डेप्रिसिएशन फाइंड करने का स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। कहते हैं या आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट को लाइफ पे डिवाइड कर दें या फिर रेट से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। और इंटरेस्टिंग बात, आप लोग लाइफ से रेट भी फाइंड कर सकते हो। लाइफ से रेट या रेट से लाइफ फाइंड हो सकती है। रेट से लाइफ या लाइफ से रेट, जैसा कि यूजफुल लाइफ का फार्मूला होता है 1 ओवर रेट। तो फिर रेट का फार्मूला होता है 1 ओवर लाइफ। मतलब अगर आपको लाइफ गिवन है और आप रेट फाइंड करना चाहते हैं किसी वजह के लिए, या एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ गया है कि ये रेट है लाइफ बता दें या ये लाइफ है रेट बता दें, और ये सारे का सारा होता स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या इसका एक और भी नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और नाम भी है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब हम फाइंड करते हैं डेप्रिसिएशन। पहले साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, या लाइफ एक ही बात है। तो कॉस्ट हमारे पास है 450,000 माइनस 50,000 ओवर 8। हमारे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई 5,000। पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई, सॉरी, $50,000 आती है या 5,000 आती है? $50,000।
अब आगे आपने क्या करना है, दूसरे साल सेम फार्मूला 450,000 माइनस 50,000 ओवर 8 फिर भी 50,000। मतलब ये कि हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट डेप्रिसिएशन की आती जाएगी। जैसे कि आपने क्यूएम में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, ये ऑलमोस्ट उस जैसे ही एक टाइप है। अब जितने सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे 50,000 ही आएगी अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन हर साल की फिक्स रहती है। स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हर साल की डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये तो हमने 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड की है। अब 8 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करोगे, हर साल की डेप्रिसिएशन 50,000 आएगी। क्लियर होगी बात? अब अपने अपने जरा कैलकुलेटर उठाएं ताकि हम इसके बेसिक से ही क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। तो क्वेश्चन एक लिखें जरा, an asset purchased for rupees 12,000, 40,000 and its scrap value is rupees 40,000. Rate of depreciation 10% straight line. Find depreciation for 3 years. जी मेरे भाई, हिम्मत करके मुझे 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करके। तीन सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे। हाँ जी, लोगों का आंसर मिलना शुरू हो गया है। एक शख्स ने आंसर दिया है ऐड करके डेप्रिसिएशन का आंसर नहीं बताते। अगर आपसे पूछा है ना डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स, तो हर साल की डेप्रिसिएशन का अलग आंसर बताते हैं। हर साल डेप्रिसिएशन का अलग से आंसर बताया करते हैं। देखें जरा फिर, तो बिस्मिल्लाह करो जरा। डेप्रिसिएशन का फार्मूला पहले लिख लेते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। इस क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में रेट गिवन है।
लाइफ गिवन हो तो लाइफ पे डिवाइड कर दिया करो, रेट गिवन हो तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो ईयर 1 डेप्रिसिएशन का फार्मूला है, कॉस्ट कितनी है 12,40,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 10%। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास 1,20,000। पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई 1,20,000। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन के लिए सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन ली जाएगी, फिक्स्ड आएगी, 1,20,000 ही आएगी। फिर हर साल ये डेप्रिसिएशन इतनी ही आती जाएगी स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए, 1,20,000। डेप्रिसिएशन एक्चुअल में क्या चीज होती है, यूज ऑफ एसेट। क्या होती है, यूज ऑफ एन एसेट। ओके होगी बात। अब यूज ऑफ एसेट, एक पहले साल इस्तेमाल की, पहले साल की डेप्रिसिएशन, दूसरे साल एसेट इस्तेमाल किया, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, तीसरे साल। इसी तरह ये 10% के हिसाब से जब तक 12 लाख पूरा नहीं हो जाता, ये इसी तरह 1,20,000 डेप्रिसिएशन आती जाएगी। और ओवर द 10 इयर्स टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 12 लाख। एसन ने कहा है कि सर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हर साल की डेप्रिसिएशन सेम क्यों आ रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत, मेथड एक है उस वजह से। और जिन एसेट्स की नेचर मतलब उनकी लाइफ में ज्यादा चेंज नहीं आता, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह है, तो उस ऐसी चीजों के लिए ये जरूरी होता है। क्योंकि बात आगे चले, फिर चले। अब जरा गौर फरमाएं, एसन कह रहा है कि बाकी एसेट्स, एसन भाई हर बहुत सारे एसेट्स हैं और आप मेथड भी तो 5 पढ़े हुए हैं, 5 मेथड के तहत कोई ना कोई हम फार्मूला लगाएंगे। अभी हम सिर्फ डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका सीख रहे हैं, अभी हम डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका सीख रहे हैं। तो पहले ये तरीका सीख लें, फिर उसके बाद अगली बातें करेंगे। अब आ जाओ जरा, हर दफा मैं हर क्वेश्चन से पहले एक नई बात बताया करूंगा आपको, ताकि हर आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को चीजों का पता चलता जाए। डेप्रिसिएशन हम कह रहे हैं यूज ऑफ एन एसेट। अब पहली बात इंपॉर्टेंट सुने, अकाउंट्स या रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग अकाउंट्स हो जाए या आप रिकॉर्ड बना रहे हो अकाउंटिंग के अंदर, एक साल के अलग अलग बनाते हैं। हर साल के अकाउंट्स या उसकी रिकॉर्डिंग या उसकी जो चीजें फाइंड करनी हो वो हर साल की अलग अलग बनाते हैं, और एक साल से ज्यादा नहीं बनाते होते। हर साल की अकाउंटिंग अलग करते हैं, हर साल की अकाउंटिंग अलग की जाती है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक साल है वो हर कंपनी का स्टार्ट और एंड डिफरेंट होता है। किसी कंपनी का स्टार्ट होता है
1/1/2019 से, तो वो एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2019 में। मतलब अगर स्टार्ट हो रहा है 1/1/2019 में, तो वो स्टार्ट कब होगा? 31 दिसंबर 2019 में। फिर अगर 1/7/2019 को किसी बिजनेस का साल शुरू हो रहा है, तो फिर एंड कब होगा भला? 30 जून 2020। अगर किसी अकाउंटिंग ईयर किसी बंदे का साल स्टार्ट हो रहा है 1/4/2019, तो वो एंड होगा 30 अप्रैल 2020। मतलब जो साल किसी भी बंदे का साल स्टार्ट होता है, 12 महीने के बाद वो एंड होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने लिखे हैं स्टार्ट और एंड सिर्फ यही हो सकते हैं, इसके अलावा भी कई हो सकते हैं। बात समझ लगी ना? अब आ जाओ जरा अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अब जरा अपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर टाकी टूकी मारो, ताकि वर्किंग जल्दी जल्दी कर लो। मिस्टर ए purchased an asset Mr. A purchased an asset for rupees 250,000 and its residual value is rupees 30,000 and rate of depreciation is 10% straight line. Find depreciation for 2 years. जल्दी से मुझे 2 सालों की इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करके बताएं, फिर हम डेट के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर साल की अलग अलग बतानी है। जी, पहले साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। पहले साल की भी यही डेप्रिसिएशन आएगी और दूसरे साल की भी यही डेप्रिसिएशन आएगी, और यही हर साल डेप्रिसिएशन आती जाएगी उस वक्त तक जब तक एसेट की पूरी अमाउंट पूरी नहीं हो जाती। तो पहले साल की भी ये डेप्रिसिएशन आ गई और ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ। अगला सवाल लिखें। अब जरा थोड़ा हम फाइनेंस वाली साइड पर आते हैं जिसमें टाइम भी कंसीडर किया जाएगा। जरा क्वेश्चन आप लिखें और यहां पर मैं आपके हाथ ही क्वेश्चन दूंगा। An asset purchased at 1/4/2018 for rupees 700,000 and its residual value
is rupees 40,000. Rate of depreciation 10% straight line. Company close their accounts at the 31st December each year. ये नई बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपने अकाउंट्स या अपनी बुक्स हर साल 31 दिसंबर को क्लोज करती है। मतलब कंपनी का जो साल शुरू होता है वो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में खत्म होता है। आपने हर कैलकुलेशन, हर अकाउंट्स, हर लेजर 31 दिसंबर को हर साल क्लोज करने। डन होगी बात। फाइंड करें जरा depreciation for the year ended 31st December 2018, 31st December 2019, 31st December 2020। मतलब आपने डेप्रिसिएशन 3 सालों की ही बतानी है। तो जनाब करो जरा 3 सालों की डेप्रिसिएशन। मुझे हर साल की अलग अलग डेप्रिसिएशन चाहिए। 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करें और हर साल की अलग अलग डेप्रिसिएशन बतानी है। जी मेरे भाई, मुजतबा रिजवान का मैसेज मिल गया। हर साल की अलग अलग डेप्रिसिएशन आप लोगों ने बतानी है। सर पहले हाँ, साल की बस 9 महीने के हिसाब से होगी, बाकी पूरे पूरे साल की होगी। गुड। एक मिनट और आप लोगों के पास है। जो लोग अभी तक फाइंड नहीं कर पा रहे या अभी तक उन्होंने नहीं फाइंड की, अब जरा आ जाएं। डेप्रिसिएशन के बारे में हमने ये बात सीखी है कि डेप्रिसिएशन हर साल की अपनी होती है और एसेट जितना इस्तेमाल किया जाएगा या जितना हमारे लिए इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होगा, हम उसको उतने टाइम के लिए डेप्रिशिएट कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं अवेलेबल फॉर यूज होना चाहिए। आप इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग हमें ये कहता है कि आपके पास अगर एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, अगर एसेट अवेलेबल फॉर यूज है तो आप एसेट को डेप्रिशिएट करोगे। अच्छा, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है कि उनकी क्लास लॉक हो जाती है। काइंडली वो सब लोग अपने अपने नाम के साथ अपने रोल नंबर लिखिएगा प्लीज। जिन लोगों को क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है वो सब लोग अपने अपने नाम के साथ अपना काइंडली रोल नंबर लिखें ताकि मैनेजमेंट को ये परेशानी ना हो आप लोगों को मॉनिटर करते हुए। ठीक है, दोबारा एक दफा सुन लीजिए।
जिन लोगों को क्लास ज्वाइन करते हुए या क्लास के दौरान कोई इशू आ रहा है वो अपने नाम के साथ अपने क्लास का रोल नंबर भी लिखें। जो बच्चा रोल नंबर नहीं लिख रहा, जो ऑर्गेनाइजर है उसको क्लास से आउट कर रहा है, तो अपने अपने नाम के साथ काइंडली अपना रोल नंबर लिखें, फिर किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों ने अपने नाम के साथ रोल नंबर नहीं लिखा हुआ वो काइंडली अपनी हर क्लास के अंदर अपना रोल नंबर अपने नाम के साथ लाजमी लिखे, फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चले जी, अब मैं क्वेश्चन करने लगा हूं, एक दफा क्वेश्चन सुन लें कि एसेट हमने खरीदा है किस डेट को। एसेट हमने खरीदा है जनाब 1/4/2018 को, 7 लाख का। हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये टाइम के बाद, अपनी लाइफ के बाद 40,000 का बिक भी जाएगा, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू आ गई 40,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ जनाब 10% स्ट्रेट लाइन। तो कंपनी अपने अपनी बुक्स क्लोज करती है हर साल 31 दिसंबर को, हर साल। तो कहते हैं बताएं जनाब 31 दिसंबर 2018 तक कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, 2019 तक कितनी आ गई और 2020 तक कितनी आ गई। तो जनाब जरा गौर फरमाइएगा, हमारे पास एसेट आया कब था 1/7/2018 को, और हमने इस बुक्स को क्लोज करना है 31 दिसंबर 2018 को, यानी 1/7/18 को खरीदा है और हमारी बुक्स क्लोज होनी है 31 दिसंबर को। तो 2018 के अंदर 2018 के अंदर हमारे पास 9 मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी। हमारे पास 9 मंथ की, क्योंकि जिस डेट को हमने अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं डेप्रिसिएशन वहां तक लेंगे। बात क्लियर हुई? तो 1/4/18 से लेकर 31 दिसंबर 18 तक हमने जाना है। डन। अब जब हमारे पास एसेट था 7 लाख का, हमने उसमें से 40,000 तो माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई किया 10% से और मल्टीप्लाई किया 9/12 से। हमने 9 मंथ की डेप्रिसिएशन लेनी है 2018 के अंदर, क्योंकि 2018 में एसेट हमने खरीदा ही अप्रैल में था। तो 2018 की डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ गई 49,500 49,500। अब जब हमने अगला साल 2019 का साल शुरू हुआ तो ये एसेट तो हमारे पास अवेलेबल है, 2018 में ही खरीद लिया था। अब 2019 में पूरा साल वो था, 2020 में, 21 में, 22 में, मतलब आगे हर साल वो एसेट हमारे पास अवेलेबल था। तो अब हम हर साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे। अगला साल हमारा 31 दिसंबर 2009 तक का है, -40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। अब हम टाइम नहीं साथ लगाएंगे, अब हम टाइम का फैक्टर साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है, मतलब 12 महीनों की। तो 12/12 डन होगी बात। एक शख्स ने कहा है कि 9/12 हमारे पास यूजफुल लाइफ है। नहीं मेरे भाई, यूजफुल लाइफ नहीं है, ये उस साल इतना यूज कर लिया है, इतने टाइम के लिए उस साल हमारे पास वो इस्तेमाल करने के लिए था। फिर 31 दिसंबर 2020 में अगर हम उसकी डेप्रिसिएशन देखें तो अब हर साल फिक्स आएगी।
हाँ, आप ये सवाल कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में पहले साल डेप्रिसिएशन क्यों चेंज आ रही है? क्योंकि पहला साल पूरा साल अवेलेबल फॉर यूज एसेट नहीं था। पूरा साल होता तो डेप्रिसिएशन उसकी भी 66,000 ही आती। जी मेरे भाई, थोड़ी सी बात समझ लगी? अब आ जाए जरा अगले सवाल पे। अब आपका ना, मैं ये जो टॉपिक स्टार्ट हो गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वांटिटेटिव मेथड कॉन्सेप्ट भी साथ चलेंगे। यानी कैलकुलेशन इसकी क्यूएम की तरह हुआ करेगी, मैथमेटिक्स की तरह होगी, और कॉन्सेप्ट इसके अकाउंटिंग के हुआ करेंगे। यानी जैसे टाइम फैक्टर्स वगैरह हम लगाएंगे साथ, वो सारी मैथ ही है। अगले सवाल पे आ जाए। ये अब आप लोगों ने सबने सॉल्व करना है, जितने भी लोग अवेलेबल हैं क्लास में। तो क्वेश्चन ये है जनाब, मिस्टर के purchased an asset for rupees 400,000 and its एक्सक्यूज residual मी value। सर, जी सर ये पिछले क्वेश्चन में 9/12 आएगा या 7/12? 9/12 आएगा, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को खरीदा था। ओके सर। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर वो 9 मंथ बनते हैं। Mr. K purchased an asset for rupees 400,000 and its residual value is rupees 50,000 at 1/7/2017 को ये आपने एसेट खरीदा। डन। An other asset purchased, an other asset purchase at 1/4/2018 for rupees 600,000 and its residual value is rupees 60,000. Rate of depreciation 10% straight line, company close their books at 31st December each year. Find depreciation for the year ended 31st December 2017, 31st December 2018, 31st December 2019। जल्दी से मुझे 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दें। स्पीड लगाएं। 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दें। आपको मैंने पहले ही कहा था कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का बब्बर शेड टॉपिक है ये IAS 16, और ICAP कोशिश करता है कि हमेशा इसमें स्टूडेंट्स को फंसा लिया करे, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है।
हर साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करके बताएं मुझे। सर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो सारों में सेम है, 10% ही रहेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर एक टाइप का एसेट हो तो सेम ही होता है। तला हाशमी का मैसेज मिल गया है, इकरा का भी मिल गया है। नेक्स्ट बताएं, अपने अपने आंसर्स बताएं। जो दोबारा दूसरी दफा पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बड़ा अजीब सा होगा कि बहुत ही बेसिक है, 0 से स्टार्ट किया है, सिर्फ इसलिए कि हर स्टूडेंट को सेम लेवल की समझ लग जाए आने वाले दिनों में। जी सर ये तीसरे साल की डेप्रिसिएशन पूरे साल की होगी। हाँ जी, तकवा का मैसेज आया कि एसेट 1 और एसेट 2। एक बात याद रखें अरीबा, डेप्रिसिएशन साल के हिसाब से होती है, एसेट के हिसाब से नहीं होती। डेप्रिसिएशन टाइम के लिहाज से होगी कि 2017 की इतनी डेप्रिसिएशन बनती है, 2018 की इतनी बनती है, 2019 की इतनी बनती है। पेपर में भी आपने कभी ये नहीं कहना कि एसेट 1 की ये डेप्रिसिएशन है, एसेट 2 की ये डेप्रिसिएशन है, एसेट 3 की ये डेप्रिसिएशन है। आपकी डेप्रिसिएशन सेम नेचर के एसेट की आपने सालाना हिसाब से बतानी है। जी बहुत सारे लोगों के आंसर आई जा रहे हैं और बहुत सारे लोग तो इतने सुस्त होके बैठे हैं कि वो मैसेज टाइप करने का दिल नहीं कर रहा उनका। अपने दिल को समझाएं कि आपने लाजमी आंसर करना है। जी अब करना स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग आंसर नहीं करते, मुझे समझ नहीं आती उनकी, मैं क्या कहूं। जैन इम्तियाज का अभी तक आंसर नहीं मिला मुझे, उमैजा का नहीं मिला, जैनब आपका नहीं मिला, समरा आपने तो कभी आंसर दिया ही नहीं, आंसर लाजमी करो। सुकलैन भाई, सादिया, मुजम्मिल, नुमैर, नादर भाई आंसर किया करें, कोई बात नहीं, हमें कंफर्म हो जाएगा ना कि हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं। हमजा सलीम, बिलाल, अब्दुल्ला जहीर आंसर लाजमी किया करो भाई। चले अब जरा तरीकाकार सीखिएगा कि हमने किस तरह से हर साल डेप्रिसिएशन फाइंड किया करनी। मिस्टर के ने एक एसेट खरीदा पहला 1/7/2017 को, पहला एसेट खरीदा 1/7/2017 को 4 लाख का और उसकी डेप्रिसिएशन थी 50,000।
राइट। फिर उसने एक और एसेट खरीदा 1/4/2018 6 लाख का, और उसकी डेप्रिसिएशन थी 60,000। डन। इसका मतलब है 2017 से हमारा काम शुरू हुआ है। मैंने ये कि हेडिंग देता हूं डेप्रिसिएशन फॉर 2017। जब भी मैं किसी साल की डेप्रिसिएशन की बात करूंगा तो उस साल के स्टार्ट से लेकर उस साल के एंड तक बात हो रही होगी। जब भी हम किसी भी साल की डेप्रिसिएशन की बात करेंगे वो उस साल के स्टार्ट से लेकर उस साल के एंड तक बात हो रही होगी। डन। तो 2017 के अंदर मेरे पास एक एसेट मैंने खरीदा 1/7/2017 को। उससे पहले तो किसी एसेट की बात नहीं हो रही थी, तो मैंने एसेट खरीदा एक 1/7/2017 को, और खरीदा कितना, 4 लाख का। तो जब मैं डेप्रिसिएशन लूंगा 4 लाख में से मैं 50,000 माइनस करूंगा, रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, और 6/12 टाइम आ रहा है मेरे पास 6/12, क्योंकि 6 महीने आ रहे हैं 2017 के अंदर। 1/7 को तो हमने खरीदा है, इससे पहले तो अवेलेबल फॉर यूज नहीं था हमारे पास। हमारे पास जब अवेलेबल हुआ तब हमने उसको डेप्रिशिएट करना शुरू किया। तो कितना आ गया, आंसर बताएं जरा काइंडली। 17,500। खत्म होगी बात। 2017 के साल का ये आंसर है 17,500। डन। अब हम चलते हैं दूसरे साल पे। डेप्रिसिएशन फॉर 2018। अब जो बात हो रही है वो 1/1/2018 से लेकर 31 दिसंबर 18 तक की बात होगी। अब जरा गौर फरमाएं, एक एसेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसको कहते होते हैं ब्रॉडाउन। एक एसेट हमारे पास पहले से ही मौजूद है, उसको क्या कहा जाता है, ब्रॉडाउन। उसको डेप्रिशिएट करेंगे। फिर हम देखेंगे 2018 में अगर कोई एडिशन हुआ है तो उसको भी डेप्रिशिएट करेंगे। 2018 में हम ये सोचेंगे क्या ऑलरेडी एसेट है, बिल्कुल है। 2017 में हमने एक एसेट खरीदा है, उसको भी डेप्रिशिएट करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या 2018 के अंदर कोई एडिशन हुआ है, उस एडिशन को भी डेप्रिशिएट करेंगे। तो 2018 के अंदर जो साल के शुरू में एसेट था वो था 4 लाख वाला, माइनस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, और उसके साथ अब टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। टाइम फैक्टर तब ही लगता है जिस साल खरीदें और वो पूरा साल इस्तेमाल ना हुआ हो। फिर हम देखेंगे 2018 में हमारा एक एडिशन हुआ है 6 लाख माइनस 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। जरा आप वर्किंग चेक करें, प्यारी भी लगेगी वर्किंग और आपको अच्छा भी लगेगा डेप्रिसिएशन फाइंड करते हुए। पहले एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, 35,000। दूसरे एसेट की कितनी आ रही है, 40,500। दोनों
एसेट्स की अलग अलग डेप्रिसिएशन भी आ गई और इसका टोटल कर लें तो 75,500 हमारी ये डेप्रिसिएशन आ गई 2018 के साल की। अगर आपसे कोई पूछे 2018 के साल की डेप्रिसिएशन क्या है तो वो है 75,500। 2018 का साल समझ लग गया। हर साल की सर ये तो हर साल की अलग-अलग डेप्रिसिएशन होगी, तो फिर हम इसको क्यों इसमें ऐड कर रहे हैं? ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ये 2018 के आपके पास आपने जो एसेट इस्तेमाल किए ना वो ये दोनों है। एक यस ऑलरेडी सर। जो पड़ा था वो भी और जो इस साल खरीदा है वो भी, तो ये टोटल यूज ऑफ एसेट आपके पास आ गया। पिछले साल सिर्फ एक एसेट था, एसेट वो जो पिछले साल खरीदा था अगले साल खत्म तो नहीं हो गया ना, वो तो अगले साल भी अवेलेबल है। अब आओ जरा 2019 पे डेप्रिसिएशन फॉर 2019। सबसे पहले हमने ब्रॉडाउन देखना है कि क्या ब्रॉडाउन है, और आप मुझे बताओगे कि ब्रॉडाउन में एक एसेट मौजूद है या एक से ज्यादा है। ब्रॉडाउन, इस ब्रॉडाउन के भी दो तरीके हैं। ऑलरेडी जो आपके पास एसेट पड़े हुए हैं दोनों को ऐड कर लें या दोनों को अलग अलग देख लें। हमारे पास ब्रॉडाउन में टोटल एसेट 1 मिलियन के हैं। ब्रॉडाउन टोटल कर दिया माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 1,10,000 हमारे पास 1,10,000 हमारे पास रेजिड्यूल वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 10%। क्या 2019 में कोई एडिशन हुआ है? 2019 में क्या कोई एसेट खरीदा है? नो। तो कोई और डेप्रिसिएशन नहीं आएगी 2019 में। लेकिन एक बात याद रखें, हमारे पास जो ऑलरेडी एसेट्स अवेलेबल हैं वो ब्रॉडाउन के नाम से हर साल डेप्रिशिएट होंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो सेल ना हो जाएं। अनटिल एंड अनलेस कि वो सेल ना हो जाएं वो हर साल डेप्रिशिएट होंगे। तो कितनी डेप्रिसिएशन आ गई 89,000। लो मेरे भाई, ये हमारे पास 3 सालों के लिए एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई। आने वाले हर साल में अगर आप लोग कोई और एसेट ना खरीदो और ना कोई इसमें से बेचो तो आगे आने वाले हर साल की डेप्रिसिएशन 89,000 ही आती जाएगी, फिक्स हो जाएगी, क्योंकि अब तो आगे टाइम फैक्टर नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? अब जल्दी से अपने अपने सॉल्यूशन निकालें जो आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, और मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन लिखकर सेंड कर दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 जून को कॉलेज खुलने के चांसेस हैं भी, सही या नहीं? मेरे भाई लगता तो है कि चांसेस हैं, लगता तो है कि चांसेस हैं खुल जाएंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन 7 जून से आने से पहले आपका काफी सिलेबस हो जाना है, इसलिए उस सिलेबस को तैयार करके आना। वो सिलेबस आपका फुल टाइम तैयार होना चाहिए। सर ये जो 2019 के डिप्रेशन है इसका फाइंड आउट करने के लिए दूसरा तरीका नहीं है कोई? आप दोनों को अलग अलग डेप्रिसिएशन आप का। भाई बात सुने, आप दोनों को अलग अलग डेप्रिशिएट कर लो।
आप दोनों को अलग अलग डेप्रिशिएट कर लो। मतलब जैसे ये है ना, इसको मैं दूसरे, बेहतर तो यही है आप ऐसा करो कि जो 4 लाख वाला एसेट है -50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, और दूसरा हमारे पास 6 लाख वाला एसेट है -60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 35,000, इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 54,000। लो जनाब, टोटल कर लें, ऐसे कर लो। एक्सक्यूज मी सर, ये तो 2019 वाली डेप्रिसिएशन होगी ना, तो आपने कहा था जी ब्रॉड ऑन भी लिखना है, तो ब्रॉड ऑन वो पिछले 2018 का 75500 आया था, तो वो हम नहीं लिखेंगे? नहीं, डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन नहीं लिखना मेरे भाई, डेप्रिसिएशन का नहीं लिखना। हमने जो एसेट हमारे पास पड़े हुए हैं उनको डेप्रिशिएट करना है, उसे ब्रॉड डाउन कह रहे हैं हम। ओके जैसे सर। 2000 ये मैंने, और वो जो डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन है वो भी एक जगह आएगा, वो एक और बात होगी, वो कल सीखेंगे। आज हमने ये सीखा है कि जो हमारे पास एसेट्स पड़े हैं ना, ऑलरेडी जो पड़े हैं उनको भी डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि वो भी अवेलेबल फॉर यूज हैं, और जो नए खरीदते रहेंगे वो भी ऐड होते जाएंगे आने वाले दिनों में, जैसे जैसे खरीदते जाएंगे। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको सेंड करूंगा, लेकिन जो आपके पिछले 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 दिया था आपको 32 और एक दिया था 34। अपने अपने सॉल्यूशन सामने रखें। हसनैन कह रहा है लॉ की क्लास, हसनैन भाई आपकी 9:15 पे स्टार्ट होगी, तब तक मैं आपको फ्री कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। निप्पॉन लिमिटेड took delivery of land server on 1st July. The list price of the equipment is 150,000 and negotiated rupees 100,000 with the supplier. 1,50,000 में से वो एसेट हम ले रहे हैं 1 लाख का, तो इसमें जो 50,000 की बात हो रही है वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। वो क्या है? हमारा ट्रेड डिस्काउंट। चाहे आप 1,50,000 में से 50,000 माइनस कर दें या डायरेक्ट 1 लाख लिख लें, एक ही बात है। वो कहता है कि 3400 आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो ऐड हो जाएंगे, 3400 इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड हो जाएंगे। फिर कह रहा है जी 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप सारे पैसे 7 दिन के अंदर पे कर देंगे। आप चाहे पे करो या ना करो, ये 5% डिस्काउंट एसेट की कॉस्ट में नहीं आएगा, इसको इग्नोर कर देंगे। फिर वो कहता है कि इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको स्पेशल वायरिंग की जरूरत पड़ी 1100, वो भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। वो कहता है इनिशियल टेस्टिंग के बाद पता चला कि मजीद कोई मॉडिफिकेशन करनी है और उस मॉडिफिकेशन की कॉस्ट हमारे पास 1900 आ गई, ये भी ऐड करेंगे। जब हम इनिशियल टेस्टिंग करते हैं और आपको पता चले कि कुछ चीजें अभी भी रहती हैं, तो वो चीजें भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं। उसके बाद आपने स्टाफ को ट्रेन किया, 1900 कॉस्ट है, इसको इग्नोर करेंगे। सर एक क्वेश्चन है जी पूछें, क्वेश्चन पूछें। लिखा है 1900 फॉर स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये तो स्पेशल है, मतलब ये तो उसकी नीड ही नहीं है, मतलब तो आपने बताया था ये हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। आप पूरा नहीं पढ़ा आपने। द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग, और ये रीवायरिंग नहीं है, एक होता है रीवायरिंग। रीवायरिंग होता है कि आप दोबारा कर रहे हो, ये तो अभी पहली दफा हो रहा है काम सारा। इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर सर्वर
तो इंस्टॉल करने पे जितनी भी कॉस्ट होगी वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। ये तो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो रही है। और वो जो पिछले सवाल में पड़ा था वो रीवायरिंग था, वो बाद में वायरिंग कोई हुई हमारी खराब तो हमने रीवायरिंग किया। ये रीवायरिंग नहीं है, ये तो अभी स्टार्ट में वायरिंग हो रही है और ये इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल हो रही है। डन होगी बात। और ये सर ये जो फिर 9900 है ये जी, ये तो स्टाफ ट्रेनिंग सर कॉस्ट है। स्टाफ कॉस्ट कभी ऐड नहीं करते, कभी भी नहीं। नहीं कर ये सर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इंश्योरेंस आपने करवाई 4% फायर के लिए और थेफ्ट के लिए, ये भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अगर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो तो वो लिखता है। फिर मेंटेनेंस एग्रीमेंट है कंपनी का 24 है, ये 2.1 नहीं है, 24 आवर्स है। 1 ईयर के लिए आपने करवाया कि कोई वो भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो अदर एक्सपेंस है। तो बस यही चीजें 50,000 माइनस कर देंगे, 3400, 1100 और 1900 ऐड कर देंगे तो 106,400 ये हमारे पास एसेट की कॉस्ट आएगी। इसको हम डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन के लिए ना एसेट की कॉस्ट फाइंड करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है, कहता है मशीनरी की कॉस्ट है 64,000। हरीबा ने कहा है कि सर निगोशिएट करने का मतलब क्या है? निगोशिएट कभी आपने कहा कि कपड़े खरीदने नहीं गए हो? अपनी अम्मी के साथ ना एक दफा शॉपिंग करने के लिए जाओ तो आपको पता चले निगोशिएशन कैसे किसे हैं। कि जब वो बंदा कपड़े वाला कहे कि कपड़े की कीमत है 4,000 और आपकी अम्मी कहेगी जी 1,500 ले लो, तो वो जो 1,500 और 4,000 की दरमियान जंग होती है ना, उसे निगोशिएशन कहते हैं। चले जी, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बिल्कुल ऐड होगा और वारंटी ऐड नहीं होता तो हमारे एसेट की कॉस्ट आ जाएगी 46,900। एसेट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 46,900। डन। फिर आ जाओ इसके बी पार्ट पे। अ बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस 400 मिलियन और हमने भी किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है? प्रेमिसेस की। कॉस्ट ऑफ इनिशियल अडॉप्टेशन 12,000 ऐड कर दो, लीगल कॉस्ट ऐड कर दो, मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं आएगा। मंथली क्लीनिंग हर साल आप सफाइयां करवाते हो हर महीने, वो नहीं आएगा। और वो कहता है कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग नेसेसरी फॉर मशीनरी, वो मशीनरी के लिए नेसेसरी है। हम फाइंड कर रहे हैं प्रेमिसेस की कॉस्ट और ये मशीन की कॉस्ट है, ये भी नहीं आएगा। हम प्रेमिसेस की कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, मशीन की कॉस्ट फाइंड नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 मिलियन। फिर इसमें 12,000 ऐड कर देंगे, इसमें 2,500 ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 414,500। इसको फिर आगे डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। अब्दुल्ला कहता है कि प्रेमिसेस को क्लीन करने की कॉस्ट देखो ना, प्रेमिसेस में तो हर महीने सफाई करवानी है ना आपने, हर महीने। और एक शख्स ने कहा है कि इनिशियल टेस्टिंग बिल्कुल एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनती है। इनिशियल टेस्टिंग एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनती है। ठीक है जनाब। तो कल जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजने हैं वो मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। तकवा ने कहा कि 400,000 कहां से आया? ये यहां से आता है, ये 400,000 पड़ा है जितने की वो खरीदी है। सवाल करके आया करो, अगर सवाल नहीं करोगे तो फिर क्लास में बात करने की इजाजत भी नहीं है आप लोगों, बल्कि क्लास लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जो बंदा सवाल ना करे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मजीद अब इसके ऊपर काम करेंगे। अब काम यानी एक क्वेश्चन आपने ये पहला कर लेना है, ये पहला क्वेश्चन आपने कर लेना है, ये एसेट की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप भाग कर लॉ की क्लास लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।